So welcome again. Today we are going to continue the exercise 5.3 of arithmetic progression and we are going to finish this exercise. तो क्वेश्चन नंबर 11 से बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of the first two terms, and what is the second term. Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. Okay, तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर है। हमें ये बताना है कि S1 का वैल्यू कितना है, मतलब सम ऑफ वन टर्म इसका वैल्यू कितना है, और सम ऑफ टू टर्म्स इसका वैल्यू कितना है, और सेकंड टर्म का वैल्यू कितना है, थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है, 10th टर्म का वैल्यू कितना है, और nth टर्म का वैल्यू कितना है, ये निकालना है हमें। ओके, तो अभी अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आपके पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास इसका वैल्यू है, तो आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का आप सम निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने ये बोला, अगर आपके पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास इसका वैल्यू है, तो आप सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। 5 नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो, 1 नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो, 100 भी निकाल सकते हो, 2000 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू गिवन हो तो। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली n की जगह पर हम 1 बिठाएंगे, और n की जगह पर 1 बिठाना मतलब क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है। तो लिखो फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक हो तो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक हो तो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, तो सम क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सम ऑफ वन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर इस n के जगह पर 1 बिठा दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारा आंसर 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 इज़ 3। ठीक है, तो सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन AP इज़ दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई तुमको एक्चुअली S1 नहीं, तुमको A1 निकालना है। ओके, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सम ऑफ वन टर्म इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ऐसा कैसे होता है दिखाता हूँ। सपोज आपके पास AP है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते AP है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस AP से सम ऑफ ओनली वन टर्म निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, तुम पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म निकालोगे। फर्स्ट टर्म अपना A है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोला मैंने, ओनली 1। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, n/2, मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू A, मतलब 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू भी 1 है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 0, तो 1/2 इंटू ये होगा 2, तो 1। ठीक है, 1 आया। तो सम ऑफ वन टर्म तो फर्स्ट टर्म के बराबर दिख रहा है हमें, है ना। सम ऑफ वन टर्म तो फर्स्ट टर्म के बराबर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर से क्लियर आपको मैसेज अगर नहीं दिख रहा है तो और एक लेता हूँ AP, सपोज 3 6, अच्छा 3 6 नहीं, रुको, सपोज 5, देन 5 के बाद लेता हूँ मैं 11 17, ऐसे करते करते एक AP है। ओके, तो अगर तुम गौर से देखोगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 5 6, और नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 1 बोला, मतलब तुमको सिर्फ एक टर्म का सम निकालना है। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा, S1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू A, मतलब 5 है, प्लस n माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 6, हाफ इंटू 10 प्लस 0, 1/2 इंटू 10 कैंसिल होकर 5। तो क्या मिला, सम ऑफ वन टर्म इक्वल्स टू 5, और 5 किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि सम ऑफ वन टर्म या फिर सम ऑफ ओनली वन टर्म अगर पूछे, तो आपको
बिना हिचकिचाए बोल देना है कि भाई सम ऑफ एनी एपी, ठीक है, सम ऑफ किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म का जो सम होता है, सॉरी एक टर्म का जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। ओके, तो S1 इक्वल्स टू दिस, सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ओके, यही फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। तो इसका आंसर हमें आ चुका है, इसका हमारा आंसर आ चुका है। फिर बोला कि सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, तो क्या करना है, सिंपली अभी n का वैल्यू 2 दे दो, तो n2 मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। हमें बोला भी गया है कि 2 टर्म्स का सम निकालो। तो S2 का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कुछ नहीं, बस n के जगह पर 2 बिठा दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 हो जाता है 4, ठीक है। तो सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू 4। ओके, इसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो अभी सेकेंड टर्म क्या होगा। ओके, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो एक फॉर्मूला है सेकंड, कोई भी टर्म निकालने के लिए, ठीक है, कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो एपी का, अगर तुम्हारे पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स हो और सम ऑफ n माइनस 1 नंबर का टर्म हो, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स ये है, और n माइनस 1 मतलब क्या, 1 ये है। जैसे कि अगर मैं इसको लेता हूँ सपोज S5, तो माइनस S5 माइनस 1 मतलब क्या, 4। तो मेरे पास इसका वैल्यू भी होना चाहिए और इसका वैल्यू भी होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर है, देखो S2 है, S1 है, तो इससे एक कम है, ये तो हमारे पास है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म का सम निकाल सकते हैं, देखो सॉरी किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर यूजिंग nth टर्म इक्वल्स टू Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है, यूज़ कर सकते हो आप। तो इट इम्प्लाइसेस, अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए, सेकंड टर्म निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ कि A2, तो यहाँ पर n के जगह पर कौन बैठा हुआ है, n के जगह पर 2 बैठा हुआ है। तो हमें सेकंड टर्म निकालने के लिए n के जगह पर अपना 2 बिठाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके जगह पर 2 बिठाएंगे तो यहाँ पर भी n का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पर भी n का वैल्यू 2 होगा। तो A2 इक्वल्स टू S2 माइनस 1 मतलब क्या, S1, ठीक है। अब हमारे पास क्या S2 का वैल्यू है, जी हाँ 4 है, और S1 का वैल्यू है 3, तो बिठा दो यहाँ पर। A2 सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू आ चुका है कितना, सेकेंड टर्म का वैल्यू आ चुका है 1, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म का वैल्यू मिल चुका है, अभी हमें क्या करना है, सिंपली कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग A2 इक्वल्स टू 1, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी इक्वल्स टू 1। हमारे पास फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, देख सकते हो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है इतना, ठीक है 3 है इसका वैल्यू। तो इट विल बी 3 प्लस डी इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -2। ओके, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -2। अब कॉमन डिफरेंस मिल चुका है और हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए है, तो हम कोई भी किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं एपी का। तो हमें बोला है भी थर्ड टर्म का वैल्यू निकालो। ओके, थर्ड टर्म का वैल्यू निकालते हैं, थर्ड टर्म का वैल्यू निकालते हैं, चलिए। देयरफॉर थर्ड टर्म का वैल्यू A3 होगा, फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू है -2, तो 3 माइनस 4 होगा -1। अब क्या बोला, टेंथ टर्म का वैल्यू निकालो, फॉर्मूला बिठा दो, A प्लस 9D 1 नहीं 3 प्लस 9 इंटू -2 3 माइनस 18 तो -15। ओके, टेंथ टर्म का वैल्यू -15। अब क्या बोला, अभी बोला n टर्म का वैल्यू, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3, n का वैल्यू नहीं चाहिए, जैसे का वैसे रख दो, और डी का वैल्यू -2। अभी मल्टीप्लिकेशन करो तो -2n प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5
ओ सॉरी 2n है ना, 5 माइनस 2n। तो ये कुछ आपके आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं आंसर मिला लेता हूँ पहले। तो आंसर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है। ओके, तो अब देखो क्या बोला है कि एपी है जिसका सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो अगर किसी भी एपी में सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हम कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। ओके, ये एक टेक्निक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई मुझे फाइंड करके बताओ कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म निकालो। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, कि सम ऑफ वन टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होता है। तुम किसी भी एपी का, ये हो सकता है किसी भी एपी का, जनरल है, ठीक है, किसी भी एपी में किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो बराबर होता है सम ऑफ वन टर्म के बराबर। ओके, अगर तुम किसी भी एपी का वन टर्म का सम निकालोगे तो तुमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने आपको दिखा भी दिया। अच्छा, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी एपी का अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म जानना है तो तुम उसका एक टर्म का सम निकालो, तुमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें 3 मिला। ओके, हमने बस इस n की जगह पर 1 वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि n 1 होगा तभी तो हमें S1 मिलेगा, है ना। अच्छा, अभी यहाँ से तो फर्स्ट टर्म मिल गया। अभी बोला है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, S2 चाहिए होगा, सम ऑफ टू टर्म्स। तो n का वैल्यू 2 है ना। तो सिंपली इसकी जगह पर n की जगह पर 2 बिठाओ तो तुमको सम ऑफ टू टर्म्स मिल जाएगा 4। दो टर्म्स का सम है 4। अब हमें बोला व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे। तो किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। क्या, अगर आपको a1 निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू s1 माइनस S1 जो कि होगा S0। ठीक है, मतलब S0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, S0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं। S0 मतलब क्या, 0। तो S1 माइनस 0 क्या होगा, 0, मतलब कुछ होगा ही नहीं, कुछ चेंज तो नहीं होगा। तो a1 इक्वल्स टू S1 होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ वन टर्म। ठीक है, तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाता है। अब अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा n, जितने भी n है उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो a2 S2 माइनस S2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। तो सेकंड टर्म का तुमको कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म का वैल्यू तुमको ऐसे भी मिल सकता है अगर तुम्हारे पास दो टर्म्स का सम हो और एक टर्म का सम हो। और एक टर्म का सम मतलब क्या, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म हो, a1 हो। ओके, तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। देखो a2 निकालने के लिए, या a2 हुआ S2 माइनस S1। ओके, अभी S2 का वैल्यू 4 है और S1 मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 है, तो पुट कर दिया यहाँ पर। तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू है 1। ओके, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 1। अब हमने क्या किया, अब हमने सेकेंड टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया। कैसा फॉर्मूला था सेकेंड टर्म का, a प्लस डी इक्वल्स टू 1। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 1। हमारे पास a का वैल्यू है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 3। वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से d का वैल्यू -2 निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। हमारे पास अभी d है, a है, उससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं AP का यूजिंग द फार्मूला। ओके, हमें बोला थर्ड टर्म निकालो तो हमने फार्मूला लगा के a प्लस 2d से थर्ड टर्म निकाला वैल्यू। ओके, फिर 10th टर्म निकालने के लिए बोला तो फार्मूला a प्लस 9d से वैल्यू पुट करके मिल गया। फिर nth टर्म निकालने के लिए बोला तो nth टर्म का फार्मूला है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a और d का वैल्यू पुट करके यहाँ से आपका nth टर्म का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो ऐसा क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसको अच्छे से करना है। ओके, तो बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय डिविजन। ओके, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो जो 6 से डिविजिबल है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1। तो हम क्या करेंगे, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो
वन देगा, वन देने के बाद क्या होगा, एक्चुअली इसको इस मेथड से ना करके आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। ओके, बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन 6 होगा। 6 को मतलब खुद को डिवाइड कर पाएगा, तो फर्स्ट कौन होगा, 6। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब बोला ऐसे करते करते तुमको 40 तक जाना है। ठीक है, 40 तक जाना है, तो अभी तुमको एक एपी फॉर्म करना है। ठीक है, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, फिर बोला है कि भाई डिविजिबल बाय 6 मतलब क्या, अगर तुम इसमें फर्स्ट टर्म ए हुआ तो सेकंड टर्म a+6, थर्ड टर्म a+12, फोर्थ टर्म a+18 ऐसे करके जाएगा। कैसे, क्यों, रीज़न ये है, अगर 6 में तुम 6 प्लस करोगे तुमको 12 मिलेगा, वो डिविजिबल है 6 से। लेकिन अगर तुम 6 में 5 प्लस करोगे तो 11, जो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है डिविजिबल बाय, उसको ही डी मानना पड़ता है हमें। ओके, तो एपी जो होगा, अच्छा एन लिख लो 40, ए है अपना 6 और डी है अपना 6। ओके, डी है अपना 6। तो अभी निकालो तुम, क्या बोला, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। हमें तो यही नहीं पता कि लास्ट टर्म कितना है, जो 40th टर्म है वो कितना है, तो हमें नहीं पता, तो हम निकालेंगे। देयरफॉर 40th टर्म जो होगा वो होगा a+39d, 6 + 39 × 6 जो होता है 240। ठीक है, जो होता है 240, तो 240 वो लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर कह सकते हो 40th इंटीजर है पॉजिटिव वाला, जो 6 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें सिर्फ 40 टर्म से निकालने हैं। ऐसे करोड़ों हैं, इन्फानाइट नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, लेकिन फिर भी हमें 40 बोला, तो 40 का जो लास्ट 40वां टर्म है ना, वो यही है। इट इज़ द 40th टर्म, 40वां टर्म है ये, तो ये मिल गया। तो अभी हम ए पी फॉर्म कर सकते हैं ना, 6, 12, 18 अप टू 240। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना हो गया, देयरफॉर लास्ट टर्म मतलब एल जो है अपना वो कितना है 240। अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। कितने नंबर्स का सम निकालना है, कितने टर्म्स का, 40 टर्म्स का। तो एस क्या होगा, S40, फॉर्मूला क्या है, 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है 240, 20 × 246, 20 × 246 होता है 4920, 4920। This is the, you can say, sum of the 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय फर्स्ट 40। ओके, फर्स्ट 40 मतलब 1 से लेकर शुरू होगा काउंटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। फर्स्ट इंटीजर हो क्या होगा, 6 होगा, 6 से छोटा तो डिविजिबल नहीं है, 6 से स्टार्टिंग। फिर 6 में अगर 6 ऐड करूँगा तभी ये जाके डिविजिबल होगा 6 से। फिर 12 में फिर से 6 ऐड करूँगा, 18 होगा, वो डिविजिबल होगा 6 से। तो डी कितना है, कितना करके बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। हमें बोला 40 टर्म्स का सम निकालो, तो हमें तो ये नहीं पता कि लास्ट टर्म कितना है, मतलब कहाँ पर जाके रुकेगा ये एपी। तो हमने क्या किया, हमने N40 निकाला, बिकॉज यही लास्ट टर्म है अपना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40 है, तो 40वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा। तो A40 का वैल्यू हमने निकाला, तो हमें मिला 240। तो हमने AP को लिखा, तो लास्ट टर्म अपना 240 है। ओके, तो हमने सम ऑफ 40 टर्म्स का निकाला, फॉर्मूला होगा 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 13 में बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स मतलब क्या, जो टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। तो फर्स्ट
मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 की टेबल में पहला नंबर कौन आता है? 8, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फिर सेकंड मल्टीपल कितना है? सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 कितना है भाई? 16। फिर थर्ड मल्टीपल कितना है भाई? थर्ड मल्टीपल है अपना 24। ओके, ऐसे करते करते कितने मल्टीपल्स बोले हैं यहाँ पर? बोला है कि 15 मल्टीपल्स। तो हमें लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। हमें तो पता नहीं भाई कितने नंबर मल्टीपल्स होंगे, 15 अगर हम गिनते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम हियर अच्छा रुको, सो ए होगा 8, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 16 माइनस 8 होगा 8। ओके, एक्चुअल तुम्हें ऐसे ना लिख कर इसको थोड़ा नीचे लिखो, पहले ए पी को लिख लो। देयरफॉर ए पी होगा 8, 16, 24, अप टू हमें नहीं पता, ओके, वो निकालेंगे। तो सो डी इतना आ गया, हाँ। और एन कितना बोला? एन बोला अपना 8, नहीं 15 बोला है ना, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 15 है। तो 15वीं जो टर्म है वो लास्ट टर्म होगा एपी का, इस एपी का, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल? 15 है। तो 15वीं टर्म जो होगा, 15th टर्म जो होगा वही लास्ट टर्म होगा। तो इसका वैल्यू निकालो। देयरफॉर ए 15 का वैल्यू होगा ए प्लस 14d, 8 प्लस 14 इंटू 8 जो होता है कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है? 8 प्लस ये होगा 72, नहीं 72 नहीं, सॉरी 112, तो 120, ओके 120। तो लास्ट टर्म है 120। तो अब हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। सम ऑफ 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 15/2 इंटू 128, 15 इंटू 64 जो होता है 960, ओके। तो ये है इसका आंसर। तो अगर मैं 8 के टेबल में आने वाले 15 मल्टीपल्स तक सबका सम कर दूँ, सबको प्लस कर दूँ, तो मुझे 960 मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि 8, 16, 24, इसके बाद 32, 13, 40, सॉरी, इसके बाद 48, 52, सॉरी 50 नहीं, 54, इसके बाद 60, इसके बाद 68, इसके बाद 76, 76 के बाद 84, ऐसे करते करते लास्ट कितने तक बोला? 15 टर्म्स तक बोला। मतलब जो 15वीं टर्म है ना, 15 टर्म, वो लास्ट टर्म है जेपी का। और लास्ट टर्म मतलब क्या? कि एल होगा अपना 120। तो यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 1। जी नहीं, या फिर हाँ ठीक है। ऑड बोला तो मैंने तो सोचा कंपोजिट प्राइम बोला, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑड नंबर होगा 0 से 50 के अंदर, बीच में जो 1 होगा। और लास्ट कितना होगा? लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 में से लास्ट ऑड नंबर कौन होगा? 49 इक्वल्स टू 49। तो ए पी जो होगा, देयरफॉर ए पी जो होगा वो होगा 1,
ऑड नंबर बोला है। तो ऑड नंबर कैसे आता है? जब तुम किसी भी नंबर में 1 प्लस करते हो तो तुमको ऑड मिलता है, मतलब x तुम्हारा ऑड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अच्छा x ऑड भी या इवन हो सकता है। अगर मैं बोलूँ 2 + 1 तो मुझे 3 मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ 4 + 5 मुझे 4 + 1 5 मिल रहा है। तो x इवन होना चाहिए, तब जाके मुझे ऑड मिलेगा अगर +1 हुआ तो ऑड के बाद इसके बाद कितना मैं प्लस करूं जिससे कि मुझे ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1 क्या है? ऑड है, इवन नहीं है। तो दो तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगा कि डी जो होगा वो 2 होना चाहिए फिर। ठीक है, अगर मैं 1 में 2 प्लस करूँगा 3 मिलेगा, 3 में 2 प्लस करूँगा 5 मिलेगा, 5 में 2 प्लस करूँगा 7 मिलेगा, तो ऑड मिलेगा। तो ऑड पाने के लिए मुझे 2 से प्लस करना पड़ेगा। तो ऑड पाने के लिए अब 3 होगा, फिर आफ्टर 2 49। तो फ्रॉम हियर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस होगा 3 - 1 2, 3 - 1 2, और लास्ट टर्म है 49। ओके, तो अभी हम निकाल सकते हैं n कितना गिवन है। अच्छा, अभी पहले हमें n निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें पहले n निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली में है 0 से 50 के बीच में, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो हमने क्या किया, हमने लास्ट टर्म के फॉर्मूला को यूज़ किया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d = 49। यहाँ पर a और d का वैल्यू पुट कर दो। 1 + n - 1 × d का वैल्यू है 2 = 49। 1 इस तरफ जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो n - 1 = 48/2 24। तो 24 है n - 1 का वैल्यू, तो n का वैल्यू होगा 25। मतलब कि 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, कितने सारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 25 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो n मिल गया है, तो अभी हम सम निकाल सकते हैं। देयरफॉर सम ऑफ कितने टर्म्स? 25 टर्म्स। ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, बिकॉज हमने तो निकाल ही लिया है कि 0 से लेकर 50 के अंदर जितने भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इतने हैं, 25 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 49। ओके, 25/2 इंटू ये होगा 50, कैंसलिंग करने के बाद 25 × 25 625। ठीक है, 625 इज द आंसर। या फिर तुम इसको वो वाला फॉर्मूला करके भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑड नंबर्स कितना होता है? n²। तो 25 का स्क्वायर करते तब भी 625 मिल जाता तुमको। ठीक है, तो वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जब तुम MCQ टाइप एग्ज़ाम्स दोगे। बोर्ड्स में यूज़ मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, बिकॉज आपको बोर्ड्स में फुल्ली दिखा के लिखना है कैसे आपने क्या स्टेप्स लिया है, कैसे कैसे आपने ये फार्मूला यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो इसलिए आई रिकमेंड कि भाई वो वाला टेक्निक यूज़ मत करो, ओनली यूज़ इट फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट करने के लिए वो वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल सा है। पहले हमने फर्स्ट ऑड नंबर निकाला जो 0 से 50 के बीच में है, और फिर लास्ट ऑड नंबर निकाला, और लास्ट ऑड नंबर निकल गया। उससे हमने क्या किया, उससे हमें ये पता लगाया कि 0 से 50 के अंदर कितने ऐसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमें 25 मिला। तो फिर हमने सम निकाले ऐसे 25 नंबर टर्म्स के। ओके, तो हमें 625 मिला। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the hunter has to pay as a penalty for the delayed? अच्छा, तो बोला है कि अगर एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, कुछ बिल्डिंग बनाना का काम है, भाई हमें नहीं पता, मुझे तो ये सब पता नहीं होता है। ओके, बोला एक पेनल्टी है। पेनल्टी मतलब यू कैन से कंपनसेशन, मतलब ये वो बोलते हैं ना कि अगर किसी का नुकसान होता है तो कंपनसेशन देना पड़ता है, वैसे ही है पेनल्टी है कि अगर एक सर्टेन डेट के अंदर काम ख़त्म नहीं होता है
ठीक है, तो तुमको पहले दिन के लिए 200 रुपये काट लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा तुमको देने पड़ेंगे मालिक को। फिर अगर तुमने दूसरे दिन में के अंदर भी फिनिश नहीं किया तो तुमको 150 नहीं 250 रुपये देने पड़ेंगे, 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर तीसरे दिन होकर भी, ठीक है, तुमको 3 दिन ज़्यादा लगा तो तुमको 300 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, सपोज़ तुमका काम ख़त्म करने का, तुमको 15 दिनों में काम ख़त्म करने का था, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा 1 दिन लग गया तो तुमको देना पड़ेगा ₹200। फिर एक्स्ट्रा 2 डेज़ लगा तो तुमको देना पड़ेगा 250। एक्स्ट्रा 3 डेज़ लगा तो तुमको देना पड़ेगा 300। मतलब जितना जितना तुम दिन बढ़ाता जाओगे, मतलब जितना ज़्यादा दिन ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा दिन तुमको लगेंगे उस दिन के लिए तुमको ₹50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कम पेनल्टी के हिसाब से देना पड़ेगा। और इसमें बोला है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा एज ए पेनल्टी देना पड़ा मालिक को अगर उसने अपना काम 30 दिनों से, क्या बोला, 30 दिनों से देरी की। भाई साहब खतरनाक लौंडा है भाई ये। उसने क्या किया, 30 दिनों तक मतलब अपना काम फिनिश नहीं किया, मतलब 15 दिन में ख़त्म करने का था, उसने और भी ज़्यादा 30 दिन लगा लिए, मतलब टोटल 45 डेज़ उसने लगाया उस काम को फिनिश करने के लिए। तो उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ा टोटल, ठीक है, तो निकालते हैं चलिए। तो एपी में है ये, एपी जो है वो है पहले के लिए 200, फिर 250, फिर 300, ठीक है, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। हमें नहीं पता भाई कितना देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 200। कॉमन डिफरेंस कितना है, 250 माइनस 250। और कितने दिनों के लिए उसने लेट किया, तो नंबर ऑफ डेज है 30, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होगा 30, तो n होगा 30। ओके, क्योंकि 30 दिन तक उसने लेट किया, 30 दिन ज़्यादा लिया है उसने। ओके, तो n होगा 30। तो अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली S30 निकाल लेना है, ठीक है, S30 निकालना है। तो ये हो जाएगा 30/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, 1450। फिर यहाँ से ये होगा ₹27750। ओके, सो सिंपली यहाँ पर समझाया गया था कि अगर सपोज मानो मैंने काम करने में देरी की, तो एक दिन मैंने क्या किया, लेट किया, तो मुझे 200 रुपये देना पड़ा अलॉन्ग विथ माई एज ए पेनल्टी। ओके, एज ए पेनल्टी मुझे 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, ओनली 200 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है, मुझे 200 रुपये यू कैन से कि नुकसान के पैसे, यू कैन से मैंने 2 दिन ज़्यादा लिया तो मुझे 200 में और भी 50 रुपये ऐड करो तो मुझे देने पड़ेंगे 250 रुपये अलॉन्ग विथ दिस, ठीक है। मतलब एक दिन के लिए लेट किया तो 200 रुपये दे दो पड़ेंगे ही। मैंने 2 दिन लेट किया तो मुझे 200 के साथ और 250 को मिलाकर मुझे पेनल्टी देना पड़ेगा, ये मतलब है इसका। अगर मैंने 3 दिन लेट किया तो मुझे 2 दिन का पैसा तो देना पड़ेगा एक साथ ही साथ मुझे 300 रुपये एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा मालिक को और भी। तो 2 दिन का तो ऑलरेडी पेंडिंग है ही, साथ ही साथ तीसरे दिन का भी मुझे देना पड़ेगा एक साथ। तो टोटल कितना होगा, सम कर दो उसका, प्रोडक्ट नहीं, एडिशन करो। अब बोला जो बंदा है उसने 30 दिन तक क्या किया, लेट किया, तो 30 दिन तक लेट किया है तो उसको देना पड़ेगा इसका सम, इसका सम, इसका सम, फिर 4th डे का सम, फिर 5th डे का सम, ऐसे करते करते आप तो 30th डे का जितना मिलाकर आता है उसका सम करने के बाद इतना रुपये उसको देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, ठीक है, सिंपल सा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to students of a school for their overall economic performance if each prize is ₹20 less than is। अच्छा, सो टोटल पैसा जो है वो 700 है, इसको 7 लोगों में बांटना है, 7 लोगों में बांटना है,
ठीक है। और अगर एज ए प्राइस, ठीक है, एज ए प्राइस, तो अगर फर्स्ट प्राइस का, सपोज फर्स्ट प्राइस का जो कैश प्राइस है वो सपोज एक्स है, तो बोला है कि सेकंड प्राइस का जो होगा वो पहले वाले से 20 रुपये कम होगा, तो पहले वाले से 20 रुपये कम। फिर तीसरा प्राइस जो होगा वो बोला पहले वाले से, मतलब सेकंड प्राइस से भी 20 रुपये कम, तो x -20 मतलब -40। ठीक है, ऐसे करते करते बोला कि सेवेंथ प्राइस, ठीक है, सेवेंथ प्राइस तक होगा। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस का वैल्यू निकालो। तो 7 प्राइस है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस 7, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n = 7। तो गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स 700 गिवन है, मतलब 7 प्राइसेस का जो टोटल सम है, जो सम मतलब क्या, रुपये, सपोज पहले प्राइस का प्राइस है 10 रुपये या फिर 100 रुपये, फिर सेकंड का ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबका मिलाकर 700 रुपये हैं, तो 7 प्राइजेस का सब मिलाकर, कैश प्राइस मिलाकर 700 रुपये। तो अगर फर्स्ट प्राइस को हम एक्स मानते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट प्राइस बी ₹X, तो जो सेकंड प्राइस का वैल्यू होगा वो पहले वाले से 20 कम होगा, तो ₹X -20 होगा। देन द वैल्यू ऑफ, ओह सॉरी, यहाँ पर सेकंड लिखो, यहाँ पर थर्ड लिखो, थर्ड प्राइस विल बी, अभी थर्ड प्राइस का जो वैल्यू होगा वो इसके पहले प्राइस के वैल्यू से 20 कम होगा, तो x -20 फिर -20, ओके, मतलब इवेंचुअली -40 होगा, ठीक है, x -40। तो ऐसे करते करते कितने प्राइसेस हैं, 7 हैं, ओके, 7 तक है। तो ऐसे करते 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 द वैल्यू ऑफ सेवेंथ प्राइस विल बी इतना होगा, x -120 होगा, ओके। ये आप खुद से भी निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली तुम यहाँ पर इंटू 6 कर दो, तुमको 120 मिल जाएगा, ओके। या फिर तुम माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो सेवेंथ प्राइस का जो वैल्यू होगा वो x -20 होगा। तो हमें एक AP फॉर्म होता हुआ दिख गया, देयरफॉर AP जो होगा वो पहला प्राइस है x, इसके बाद वाला x -20, इसके बाद वाला x -40, ऐसे करते करते लास्ट वाला है x -120, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, हियर फर्स्ट टर्म इज x, कॉमन डिफरेंस कितना है, x -20 -x, तो x कैंसिल, तो -20, तो कॉमन डिफरेंस है -20। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है, क्योंकि 7 ही तो प्राइसेस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे, 7। अब क्या, नाउ वी विल फाइंड आउट देयरफॉर सम ऑफ 7 टर्म्स, ओके। कितना होगा, 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो यहाँ से 7/2 इंटू 2x -120, ठीक है। यहाँ से इसको अभी मैं ऐसे रख देता हूँ। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी सम ऑफ 7 टर्म्स जो है वो 700 गिवन है, इसका मतलब बट S7 = ₹700 given, so it implies is 7/2 into 2x -120 = 700,
7 से ये कटेगा तो 100। ओके, फिर 2 इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 200। अभी यहाँ से 2x का वैल्यू होगा, इस तरफ जाएगा तो 320, और फिर यहाँ से x का वैल्यू 160। तो x का वैल्यू 160 है, मतलब क्या, हर एक प्राइस का जो वैल्यू है उसमें x है। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि हर एक हर एक प्राइस का वैल्यू कितना है। तो हैंस वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितना था, x, मतलब ₹160। वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस कितना होगा, x माइनस 20 बोला, मतलब ₹160 माइनस 20 कितना होता है, 140। फिर वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस कितना होगा, x माइनस 40, मतलब 160 माइनस 40, 120, 140, सॉरी 120। फिर वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस विल बी x माइनस 60, 160 माइनस 60, ₹100। वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस इक्वल्स टू x माइनस 80 इक्वल्स टू ₹160 से 80 चला गया तो क्या रहेगा, 80। देन वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस क्या होगा, x माइनस 100 इक्वल्स टू 160 से 100 गया, मतलब 60। फिर वैल्यू ऑफ सेवेंथ प्राइस कितना होगा, x माइनस 120, x का वैल्यू 160 है, 160 से 120 चला गया, मतलब ₹40। तो ये है इसका आंसर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली आपको समझना था। बस बोला है कि भाई 7 प्राइजेस जो हैं, 7 प्राइसेस जो हैं, उनका जो वैल्यू है उसका जो सम है, मतलब अगर फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस प्लस थर्ड प्राइस ऐसे करते करते 7th प्राइस तक सबका वैल्यू अगर तुम ऐड करोगे, मतलब सम करोगे, तो तुमको 700 मिलेगा। ये गिवन है, मतलब S7 ऑलरेडी 700 गिवन है। फिर हमने कुछ यहाँ पर एक्स प्लस रिएक्ट किया, थोड़ा सा सिंपल तरीके से किया, करने के बाद बाकी आपको आता ही है। फिर यहाँ पर क्या किया, S7 का वैल्यू निकाला जो इतना आता है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है S7 का वैल्यू 700 के बराबर है, तो इसका और इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, होकर यहाँ से x का वैल्यू निकल के सारे के सारे प्राइजेस का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, very very important question. Question number 17, in a school students thought of planting trees in a okay. क्वेश्चन में ये बताया गया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी के सभी बच्चे, स्टूडेंट्स, एक एक करके क्या करेगा, हर एक सेक्शन से एक एक करके ट्रीज़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ओके, तो बोला है कि भाई क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी क्लासेस हैं उन सब के 3 करके सेक्शंस हैं। नाउ ईच क्लास विल प्लांट, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, that is, a section of class 1 will plant 1 tree. तो क्लास 1 का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। ओके, क्लास 1 का एक सेक्शन, मतलब फर्स्ट सेक्शन मान लेते हैं, वो एक पेड़ लगाएगा। सेकंड सेक्शन एक और पेड़ लगाएगा एक करके, और थर्ड सेक्शन एक और लगाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास 1 के लिए उनका जो क्लास का नंबर है उतने ही पेड़ वो लगाएंगे, मतलब एक पेड़ लगाएगा। और क्लास 12 के लिए वो कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़ लगाएंगे एक सेक्शन। ठीक है, अगर वन सेक्शन 12 ट्रीज लगाएंगे तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे, 36, जस्ट लाइक दैट। तो अभी लिखो ट्रीज
trees planted by 3 sections of class 1 of class 1। तो एक सेक्शन अगर एक पेड़ लगा रहा है तो 3 सेक्शंस कितने लगाएंगे? 1 इंटू 3, सो ये होगा 1 इंटू 3 मतलब 3। ओके, इतने पेड़ लगाएगा टोटल क्लास 1 तीनों के तीनों सेक्शन मिलाकर। फिर ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 2, तो क्लास 2 के कितने लगाएंगे? उनका क्लास 2 है तो वो 2 पेड़ लगाएंगे। तो अगर एक सेक्शन 2 पेड़ लगा रहे हैं तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 2 इंटू 3 मतलब 6। फिर क्लास 3 कितना लगाएगा? 3 करके लगाएगा पेड़। तो 3 सेक्शन एक सेक्शन अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 3 इंटू 3 9। फिर क्लास 4 की बारी। क्लास 4 मतलब क्या? 4 पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन 4 पेड़ तो 3 सेक्शन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेक्शन तो 12। ऐसे करते करते क्लास 12 कितने लगाएगा? क्लास 12 मतलब क्या? 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो एक सेक्शन 12 पेड़ तो 3 सेक्शन मिलाकर कितना होगा? 12 इंटू 3 36। ओके, अच्छा, तो अब हमें एक AP फॉर्म होता हुआ दिख गया है। देयरफॉर AP होगा 3, 6, 12 अप टू लास्ट में है 36। तो लास्ट टर्म 36 है, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस इज 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 और लास्ट टर्म है 36। ओके, लास्ट टर्म है 36। अब कितने सेक्शन हैं, कितने क्लासेस हैं? 12 क्लासेस हैं। ठीक है, 12 क्लासेस हैं। सो नंबर ऑफ क्लासेस या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 12। तो 12 क्लासेस हैं। क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुको, 12 करके तब तो n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू निकाल लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, n का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो चिंता की कोई बात नहीं। लास्ट टर्म से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला nth टर्म के फॉर्मूला के बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 36। यहाँ से a का वैल्यू 3 है, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 फिर यह 36। 3 उस तरफ जाएगा तो 33, n माइनस 1 इक्वल्स टू 33 बाई 3 इक्वल्स टू 11। तो n का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा 12। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स होगा 12। ऐसे करते करते 12। ओके, ठीक है। क्लास, ओ सॉरी, अरे पागल, क्लास 1 से है। अरे मैं क्लास 3 से बता रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्लासेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, 12 क्लासेस हैं तो n 12 होगा। ठीक है, फिर हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें सम ऑफ 12 करना है। ठीक है, क्योंकि कितने क्लासेस हैं? टोटल 12 क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसलिए सम ऑफ इतना होगा। तो 12 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 3 और लास्ट टर्म कितना है? 36। प्लस कर दो, 12 बाई 2 मतलब 6 इंटू 39 is equals to 234, and this is nothing but a number of trees planted. Total number of trees planted all together, trees planted all together. ओके, तो इसको ऐसे करना है सॉल्व। ठीक है, 234 trees planted all together by all the classes। 12 क्लासेस ने टोटल मिलकर इतना प्लांट लगाया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। अभी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम कुछ ऐसा है, एक्यूरेट तो नहीं है फिर भी मैंने ड्रॉ किया है। इन दिस क्वेश्चन ए स्पाइरल इज मेड, दिस इज अ स्पाइरल, यू कैन सी दिस इज अ स्पाइरल। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ओके। विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एंड बी। तो कभी कभी सेंटर ए बनता है और कभी कभी सेंटर बी बनता है, ठीक है। कभी कभी सेंटर ए बन जाता है, कभी कभी सेंटर बी बन जाता है, ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली चलता जाता है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से अगर स्टार्ट करते हैं, ऑफ रेडिया 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का रेडियस होगा 0.5, फिर यहाँ से यहाँ का 1.0 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ का 1.5, फिर यहाँ से ऐसे करते करते 2.0 ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा एज शोन इन द फिगर। ओके, सो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो एक सेमी सर्कल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सेमी सर्कल्स का जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ मतलब लंबाई कितना होगा, वो हमें बताना है। तो इसे करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये है, पहले हमें रेडियस 1 निकालना पड़ेगा। मतलब रेडियस 1 हमें पता नहीं कितना है, देख लेते हैं। रेडियस 1 कितना था भाई, हाँ 0.5 सेंटीमीटर रेडियस 1। फिर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2 है 1.0 सेंटीमीटर। थर्ड रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर्स, ओके। फोर्थ रेडियस है 2.0 सेंटीमीटर्स। ऐसे करते करते ये बढ़ता जा रहा है। तुम गौर से देखो, 0.5 के बाद 1 आया, मतलब 0.5 करके ये बढ़ता जा रहा है ऐसे। मतलब क्या है, ये ए पी में है, ओके। देयरफॉर ए पी होगा R1, R2, R3, R4, ऐसे करते करते R13 तक, ओके, R13 तक। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो 0.5, 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, ऐसे करते करते अप टू 13, ओके। तो we have to find the length of the spiral, okay. So here first term is 0.5, common difference is also 0.5, okay. Now we have to find the length of the spiral. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 13 होंगे। क्यों भाई, बिकॉज कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 सेमी सर्कल्स हैं, ओके। तो इट विल बी एन विल बी 13, तो हमें 13 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। नाउ टेल मी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल। लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल इज़ नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ का चाहिए, इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर। पेरीमीटर मतलब सिर्फ इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो येलो कलर से है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, और वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ओनली, द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल ओनली, नॉट द बेस, ओके। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वही होगा उसका लेंथ, ओके। और ऐसे करके कितने सेमी सर्कल्स है, 13, तो 13 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर निकालेंगे, वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ लिखो लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना होगा, इसमें लिखो 13 पेरीमीटर ऑफ 13 कंसेक्यूटिव क्यों, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है ना, एक के बाद है लगातार है, 1 by 1 सेमी सर्कल्स, ओके। पेरीमीटर ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो पहले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R1 प्लस दूसरे का होगा पाई R2, बिकॉज रेडियस सेम नहीं है ना, प्लस पाई R3, ऐसे करते 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 अप टू पाई R13 तक,
ओके, अब तुम गौर से देखो, ये AP में है, ठीक है। इस AP से क्या हम सम निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं, AP में है तो सम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो सम निकालने के पहले हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। क्यों? बिकॉज सारे के सारे टर्म्स में पाई है, तो पाई को कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू R13। ओके, अब R1 का वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, ठीक है। R1 का वैल्यू है 0.5 प्लस 1.0, 1.0 प्लस 1.5 प्लस ऐसे करते करते अप टू 6.5। ओके, अप टू 6.5। ओके, अच्छा, कैसे 6.5 आया? सिंपली 13 को 0.5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, अब इसका सम निकाल सकता हूँ। यहाँ पर कितने टर्म्स है? 13 टर्म्स है, तो n होगा 13। फर्स्ट टर्म क्या है? 0.5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, 0.5। और लास्ट टर्म है, अच्छा मैं लास्ट टर्म से भी निकाल सकता हूँ ना, लास्ट टर्म से भी निकाल सकता हूँ। देखो तो फॉर्मूला क्या है, n/2 मतलब 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, देखो ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, ये एक AP है, तो इस AP का हम सम निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो प्लस करने के बाद, अच्छा पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू 13/2 इंटू ये प्लस करो तो होगा तुम्हारा 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो 13 इंटू 11, 143 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। समझ में आया? फिर से देखो, सिंपली क्या किया, R1 R2 R3 R4 ऐसे करते करते R13 तक क्या है, AP में है। कैसे बोला? बिकॉज इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है, और डिफरेंस सेम मतलब कि AP में है। तो फर्स्ट टर्म है 0.5, सेकेंड कॉमन डिफरेंस 0.5, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 13 तक होगा। ओके, 13 रेडियस है, मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स भी 13। अभी इस स्पाइरल का मतलब ये इन पूरा स्पाइरल का लेंथ कितना होगा, 13 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर जितना होगा उतना इसका लेंथ होगा। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल विल बी पेरीमीटर ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो पहले सर्कल सेमी सर्कल का होगा R1, दूसरे का R2, फिर R3, ऐसे करते करते R13 तक। पाई कॉमन ले लिया बिकॉज सारे के सारे टर्म्स में पाई था। कॉमन लेने के बाद बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते R1 का वैल्यू पुट करा, R2 का वैल्यू पुट किया, 3 का वैल्यू पुट किया, और R13 का वैल्यू भी पुट करा। ओके, करने के बाद ये एक AP, ये फिर से हमें एक AP में मिला, ठीक है। और इस AP का हम सम निकाल सकते हैं, हमें आता है। नंबर ऑफ टर्म से 13, फर्स्ट टर्म 0.5 और लास्ट टर्म 6.5, फॉर्मूला बिठाकर हमने इसका आंसर निकाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि भाई एक लॉग है, क्वेश्चन देख सकते हो, तो ऊपर में लॉग ऐसे 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 है, नीचे भी लॉग ऐसे ऐसे। तो ऊपर में जो लॉग है, ठीक है, जो सॉरी ऊपर नहीं, नीचे वाला जो लॉग है उसमें 20 लॉग है नीचे में, फिर इसके ऊपर वाले में 19, इसके ऊपर वाले में 18, फिर ऐसे करके 17, ऐसे करते करते चलते जाएगा, और टोटल जितने भी लॉग्स हैं वो 200 है। तो क्वेश्चन में बोला भाई कितने रोज़ लगेंगे, मतलब ऐसे करके कितने रोज़ तुमको चाहिए होगा जिससे कि 200 लॉग एडजस्ट हो जाए, मतलब स्टैक हो जाए, और सबसे ऊपर वाले टॉप रो में कितने सारे लॉग्स मौजूद होंगे। तो तुम देख सकते हो, नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज फॉर्म एन AP एज 20, 19, 18 अप टू मुझे नहीं पता। ओके, तुम गौर से देख सकते हो, क्वेश्चन में बोला पहले वाले में 20, फिर 19, फिर 18, मतलब क्या, ये इनके बीच में डिफरेंस क्या है, -1 करके है, डिफरेंस सेम है, मतलब AP में ये AP फॉर्म कर रहा है। तो इस AP का फर्स्ट टर्म है 20, हियर इस AP का फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस है 19 -20 -1, ठीक है। ओके, हमें नहीं पता भाई नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, तो हमने इसको n मान लिया।
लेट द नंबर ऑफ रोज बी n, लेट द नंबर ऑफ रोज बी n। हमें नहीं पता कितने रोज लगेंगे, कितने रोज में ये सारे के सारे लॉग स्टैक हो जाएंगे, हमें नहीं पता, हमने इसको n मान लिया। नाउ गिवन सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ रोज इक्वल 200, मतलब जितने भी टोटल ऐसे रोज़ हैं, हमें नहीं पता कितने रोज़ हैं, उन सबको मिलाकर जितने भी लॉग्स हैं वो टोटल है 200। ठीक है, मतलब सारे के सारे रोज़ में जितने भी लॉग्स हैं, वुड लॉग्स हैं, वो सारे के सारे मिलाकर 200 बनते हैं टोटल। ठीक है, मतलब अगर हम सब रोज़ में जितने भी लॉग्स हैं उनको प्लस करेंगे तो हमें 200 मिलेगा। तो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 200। ओके, तो फॉर्मूला बिठाओ। इट इम्प्लाइज इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 200। ओके, तो वैल्यू बिठाओ, n/2 इंटू 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -1 इक्वल्स टू 200, विच इम्प्लाइज इस 2 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 400। okay, which implies n into 40 plus 1 41 minus n equals to 400, which implies minus n square plus 41n minus 400 equals to 0। अभी n स्क्वायर के सामने माइनस है, इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हम n स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर, और फिर ये उस तरफ जाएगा तो -41n होगा, ये उस तरफ आएगा तो फिर से 400 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सिंपली हमने क्या किया, इसको भी इस तरफ लिया तो माइनस हुआ, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो ये एक मिडल टर्म है, ठीक है, और मिडल टर्म से हमें n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। देयरफॉर n इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सा सम है ये। तो a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मतलब 1, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ n मतलब -41, और c कितना है कांस्टेंट टर्म 400। ओके, अब बिठा दो, माइनस ऑफ -41 प्लस माइनस √(-41 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, रूट के अंदर सारे के सारे, प्लस डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब 1, 2 इंटू 1 2 होगा। ओके, 41 प्लस माइनस √41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस ये होगा 1600 डिवाइडेड बाई 2, 41 प्लस माइनस √81 डिवाइडेड बाई 2, √81 कितना होता है 9, तो 41 प्लस माइनस 9/2। तो इसका मतलब प्लस माइनस में मतलब आपको मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। सो आइदर n का वैल्यू 41 प्लस n/2 होगा, या फिर n का वैल्यू 41 माइनस n/2 होगा। यहाँ से n का वैल्यू होगा 50/2 25, यहाँ से n का वैल्यू होगा 41 माइनस 9 कितना होता है 32/2 मतलब 16, राइट लिख देता हूँ 16। ओके, अब कौन सा वाला वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है, तुम n के जगह पर 25 वैल्यू पुट करके देखो, मतलब क्या an इक्वल्स टू, अच्छा n की जगह पर 25 मतलब क्या 25, तो 25th टर्म a प्लस 24d, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 20 था, प्लस
24 इंटू डी का वैल्यू -1 था, 20 माइनस 24 इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसका मतलब 25th टर्म पर जितने भी लॉग्स होंगे उनका वैल्यू है -4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में कैसे आ सकता है? सोचो, नंबर ऑफ, तुम गिन सकते हो, उसको गिन सकते हो मतलब क्या, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मेरे पास -4 लॉग है, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हारे पास पॉजिटिव में होता है, सपोज 1 लॉग हुआ, 2 लॉग हुआ, वो मानता है, हाँ मान सकते हैं, लेकिन माइनस में तो नहीं होगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पुटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible since A25 equals to 8 plus 24D, फार्मूला लगाया 20 plus 24 माइनस 1, तो यहाँ से 20 माइनस 24 हो जाता है -4। ओके, तो नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, पॉजिटिव में आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात 16 पॉसिबल होगा। तो देयरफॉर A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ लॉग्स। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ रोज, क्या बोल रहा हूँ यार, तो नंबर ऑफ रोज होगा 16, और टॉप मोस्ट रो पर मतलब A16 पर, अभी A16 कैसे हुआ दिखाता हूँ। देखो, सपोज लॉग है ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया, ये फर्स्ट है, तो जो लास्ट में होगा वही तो ऊपर टॉप होगा। ठीक है ना, हमने तो नीचे से काउंटिंग स्टार्ट किया, तो ऐसे करते करते जो टॉप में होगा, ठीक है, वही तो होगा, सॉरी ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जो लास्ट वाला टर्म होगा अपना, वही होगा सबसे टॉप मोस्ट रो, और उसके नंबर ऑफ लॉग्स हमें पता करने हैं, तो इसलिए A16 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो A का वैल्यू 20 प्लस 15 माइनस 1, 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5, मतलब सबसे टॉप मोस्ट रो में इतने लॉग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देयर आर 5 लॉग्स ऑन द टॉप रो, इन टॉप रो, देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप रो। ठीक है, सबसे ऊपर वाले रो में 5 लॉग्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ 16 है, 25 नहीं होगा, बिकॉज 25 हुआ तो टॉप मोस्ट रो पर A25 किसने निकाला, ताकि हमें पता चले कि टॉप मोस्ट रो पे कितने लॉग्स हैं, तो वो नेगेटिव में आया, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो बता सकते हो कमेंट्स में। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन को समझो। पोटैटो रेस है, ऐसे करके सब एक लाइन है, यहाँ पर एक पोटैटो रखा है, यहाँ पर एक पोटैटो रखा, यहाँ पर एक पोटैटो, यहाँ पर एक पोटैटो, यहाँ पर एक पोटैटो, यहाँ पर एक पोटैटो, यहाँ पर एक पोटैटो। ओके, और बकेट है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर एक बकेट रखा है। तो एक कंपटीटर है, वो पहले यहाँ पर रहने वाले पोटैटो को उठाएगी या फिर उठाएगा, फिर वापस दौड़ के, देखो वो पहले स्टार्ट करेगा यहाँ से, दौड़ के जाएगा यहाँ पर, उठाएगा, फिर वापस बकेट में रखेगा, फिर यहाँ से दौड़ के जाएगा यहाँ पर, इस पोटैटो को उठाएगा, फिर से वापस बकेट में देगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहाँ पर जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा, फिर से बकेट में देगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आएगा, ऐसे करते करते चलता जाएगा। ओके, अब बोला इन पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस हो रहा है। ओके 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 ओके, कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज टू, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, अभी बोला कि कंप्यूटर को कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जिससे कि वो सारे के सारे आलू पोटैटो जो है वो बकेट में जब वो रखेगी या फिर रखेगा तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रखा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट, अभी पहला पोटैटो और बकेट के बीच में डिस्टेंस तो 5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड पोटैटो
एंड द बकेट कितना होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर एक पोटैटो है और यहाँ पर एक पोटैटो है। तो बकेट से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है। ठीक है, पहले देखो फर्स्ट पोटैटो से बकेट का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, लेकिन सेकंड पोटैटो से बकेट का डिस्टेंस 5 से 3 ज़्यादा है, मतलब 8 है। फिर थर्ड जो पोटैटो है उसका डिस्टेंस बकेट से 5 मीटर प्लस 3, इसमें प्लस 3 और ज़्यादा है। ओके, तो सेकंड पोटैटो से बकेट के बीच में डिस्टेंस होगा 5 + 3, मतलब 8 मीटर। ओके, तो ऐसे करते 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 कितना बोला यहाँ पर, देयर आर 10 पोटैटोज। तो डिस्टेंस बिटवीन द 10th पोटैटो एंड द बकेट कितना होगा 5, अच्छा 8 इंटू ये होगा, अच्छा ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाता हूँ, a + 9d। ए तो a है 5 + 9 इंटू डी है अपना 3, 5 + 27 32, सो इट विल बी 32। सो 10वीं पोटैटो मतलब लास्ट पोटैटो से बकेट के बीच में डिस्टेंस है 32 मीटर्स। सो यहाँ पर हमें एक AP फॉर्म होता हुआ दिख जाता है। देयरफॉर AP = 5, फिर 8, फिर 11 अप टू 32। हियर फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 32। ठीक है, एंड कितना पोटैटोज बोला, नंबर ऑफ टर्म्स होगा 10 बिकॉज नंबर ऑफ पोटैटोज इज 10। सो नाउ टोटल डिस्टेंस traveled for 10 potatoes। 10 पोटैटोस के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कॉम्पिटिटर ने, वो कैसे निकालेंगे। सिंपली ये होगा n/2, ठीक है, ये होगा n/2 मतलब क्या 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन एक और ट्विस्ट है, होल इंटू 2। नाउ वाई होल इंटू 2, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड होल इंटू 2, क्या रीज़न रहा होगा जिसके वजह से हमने इसको 5/2 लिखा। क्योंकि मेरे दोस्त वो पहले बकेट यहाँ पर था, ठीक है, फिर पोटैटो यहाँ पर एक, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, तो पहले वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ से है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, वो दौड़ के गया, पोटैटो को उठाया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से यहाँ से फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, दौड़ के गया, इसको उठाया, फिर से वापस आया, फिर से यहाँ पर जा रहा है। तो वो इसी डिस्टेंस को 2 बार कवर करा है। तुम देखो, तुम गौर से देखो, पहले वो गया, पोटैटो को उठाया, फिर से उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करके बकेट पे रखा, पोटैटो को रख के फिर से अभी गया यहाँ पर, ठीक है, अभी गया यहाँ पर, अब गया यहाँ पर, इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया उसने, कवर किया, पोटैटो उठाया, फिर से सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करके वो फिर से बकेट में आया इसको पोटैटो को रखने के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस को 2 बार करके ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, इसलिए हमने ट्वाइस दिया। सिमिलरली इस केस में भी सेम है। अगर इस केस की बात करता हूँ, यहाँ पर पोटैटो है, तो वो पहले दौड़ के जाएगा इसको लेने के लिए, दौड़ के गया, तो सपोज उसने x मीटर कवर किया, ओके, पोटैटो उठाया, फिर से वही x मीटर वो कवर करके आएगा, क्या करने के लिए, बकेट में रखने के लिए। ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 2x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डबल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसलिए हमने 2x दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये तो है सम ऑफ 10 पोटैटोस, मतलब सम S10 होगा ये। इसके बाद यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 10 इंटू 37 मीन्स 370 मीटर्स इज़ द आंसर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 पोटैटोस को बकेट में रखने के लिए, मतलब उठाने के बाद फिर से वापस दौड़ के जाकर बकेट में रखने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा टोटल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट था। मेन खेल यहाँ पर ये 2 नंबर ये ट्वाइस खेल रहा है, अगर आपने ये नहीं दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा जो है वो यहीं पर है, ट्वाइस होगा यहाँ पर।
और बाकी का यहाँ पर सब कुछ ईजी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोटैटो निकाला बकेट के बीच में ये है। सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट से 3 मीटर ज़्यादा दूर होगा। फिर थर्ड का होगा सेकंड से दूर 3 मीटर ज़्यादा होगा। ऐसे करते करते थर्ड का निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर हमने इसको AP में लिख लिया क्योंकि AP में दिख रहा है हमें ये, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 है, ओके। और फिर हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, ओके। एंड हेंस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, न्यू चैप्टर था ये पूरे क्लास 10 का, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर को करने में, बहुत मज़ा आया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।